तो बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कंप्लीट चैप्टर को पिछली वीडियो में कवर करने के बाद आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हम इस चैप्टर के कंटेंट की बात करें, यानी कि जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम उन्हें देखें तो ऐसे में तो आपको बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन अगर हम उसे शॉर्ट में समराइज करें तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। यानी कि सबसे पहले हम इसके मीनिंग को पढ़ेंगे। इसके मीनिंग को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसके फीचर को पढ़ने के बाद हम इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और इन सभी को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। इनके 6 और 7 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हम ट्रिक के साथ याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर ये लॉन्ग का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको। और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको देने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि फयोल कौन थे, यानी कि हेनरी फयोल, जो कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है, ये कौन थे और इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स को दिया था वे सभी प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिर इनके कंप्लीट प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि F.W. टेलर कौन थे। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स थे उन सभी प्रिंसिपल्स को देखेंगे। फिर उनके बाद इनकी 8 टेक्निक्स को हम देखेंगे और साथ ही साथ ट्रिक के साथ कंप्लीट को याद भी कर लेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ये हमारा मेन मोटो है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में हम ये देखेंगे कि हेनरी फयोल और F.W. टेलर, इन्होंने मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स को दिया था, इनके बीच क्या क्या डिफरेंस है। इनकी कंप्लीट डिफरेंस को हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो उन सभी को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आप एग्जाम में सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है ये तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से बता दिया था, लेकिन अब प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल देखो हम किसे कहते हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है, ये एक कथन होता है जो कि फंडामेंटल ट्रूथ का कथन है, यानी कि बहुत ही ऑब्जर्वेशन, बहुत ही एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो प्रिंसिपल है उसे हम क्रिएट करते हैं। और ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो हम प्रिंसिपल को लेकर आते हैं, जिस सिद्धांत को हम लेकर आते हैं, ये हमें जितने भी हम डिसीजन लेते हैं हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से आपको एक्शन लेना चाहिए। तो हमारे थॉट को ये क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं। कौन गाइड करते हैं? प्रिंसिपल। यानी कि प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। ऐसा इसलिए बिकॉज हम बहुत ही एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद प्रिंसिपल को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। तो हम प्रिंसिपल को बनाते क्यों हैं? ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम किसी भी चीज़ को कर रहे हो, जब किसी भी कार्य को अचीव करने के लिए हम कुछ काम कर रहे हो, तो हम उस प्रिंसिपल का यूज करें और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने काम को, हम अपने थॉट को गाइड कर पाएँ। इसलिए हम प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको पता चल चुका होगा। अब हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं। देखो, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो। आप हो मैनेजर, यानी कि आप क्या करते हो, आप करते हो मैनेजमेंट। जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क हैं, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के काम हैं, उन सभी को आप अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा करवाते हो। तो अगर ऐसा हो कि आपके किसी डिसीजन से वे सारे एम्प्लॉयज़ आपसे नाराज़ हो जाएं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से मना कर दें कि अब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करूँगा, और अगर ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो, तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ ना कुछ तो डिसीजन लोगे ही। लेकिन अगर आपको ये कहीं से पता चले कि इस तरह के केसेस कुछ साल पहले भी हुए थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, 5 से 6 साल पहले, या 5 से 6 साल नहीं, 10 से 15 साल पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, जब सारे एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजमेंट से नाराज़ थे और इसलिए वो काम नहीं करना चाहते थे, तो आप ये देखोगे कि उस टाइम के जो मैनेजर थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया था और किस तरह से उन्होंने इस प्रॉब्लम को सही किया था, करेक्ट किया था। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे फ्लैशबैक में, आप देखोगे उस केस को जहाँ पे आपने नहीं, बल्कि जहाँ पे उस टाइम के मैनेजर ने क्या डिसीजन लिया था, और ये जो डिसीजन उन्होंने लिया था और जिससे ये जो प्रॉब्लम था ये सही हो गया था, यही तो डिसीजन है जो हम कहते हैं प्रिंसिपल। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। यानी कि वो जो डिसीजन उन्होंने लिया था, उस मैनेजर ने लिया था, अब उसी के डिसीजन को आप वापस लोगे और आप चाहोगे कि इस तरह से ही वापस ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ये सही हो जाए। तो यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होते हैं
फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, यानी कि आपको किस टाइप के डिसीजन को किस सिचुएशन में लेना चाहिए, ये सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तय करते हैं। ठीक है, दैट इज़ दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना है, किन तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है, ये आपको कौन बताते हैं, कौन आपको गाइड करते हैं? आपको गाइड करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, यानी कि दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य के कथन होते हैं जो प्रबंध की निर्णयों एवं कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि आपको किस टाइप का डिसीजन लेना चाहिए, ये गाइड करने का कार्य कौन करता है? ये करता है प्रबंध का सिद्धांत। ये उन घटनाओं के अवलोकन एवं विश्लेषण के आधार पर बनाए जाते हैं जिनका प्रबंधकों द्वारा वास्तविक कार्य व्यवहार में सामना किया जाता है। यानी कि पास्ट में अगर इस तरह का सिचुएशन वापस आया था तो उस टाइम के मैनेजर ने कौन सा डिसीजन लिया था जिससे वो जो सिचुएशन था वो किसी तरह से हैंडल हो गया। इसे ही हम कहते हैं, इसी के अवलोकन को, इसी के विश्लेषण के आधार पर हम प्रिंसिपल्स को क्रिएट करते हैं। और ये महज व्यवहारों से संबंधित है, यानी कि ये मेनली बिहेवियरल हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ह्यूमन फैक्टर के होने के कारण मानव की प्रकृति होती है कि वो डायनेमिक नेचर का होता है, और यही कारण है कि इसे हम विज्ञान से संबंधित नहीं कर सकते। ये कोई साइंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये बस एक प्रिंसिपल है। और इसके अलावा जो तकनीकें होती है वो कार्य करने के तरीक़ों से संबंधित होती है, यानी कि जो टेक्निक होता है वो क्या करता है, वो आपको ये बताता है कि किसी कार्य को किस टेक्निक से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। वही जो सिद्धांत होते हैं ये आपको बस गाइड प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह के आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनकी क्या फीचर है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, यानी कि किस नेचर के होते हैं। क्या इन्हें हम हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, या फिर जिस तरह के फॉर्म में हमने इसे पहले यूज़ किया था सिर्फ सेम उसी टाइप के फॉर्म में हमें इसे वापस यूज करना पड़ता है, और हमेशा क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही होगा। यानी कि इसके नेचर को हम अब देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कितना ही छोटा एंटरप्राइज हो, हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फीचर। अब फीचर सेकंड है जनरल गाइडलाइंस। यानी कि जनरल गाइडलाइंस का क्या अर्थ हुआ? मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, ये हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको एक्शन लेना है, किस तरह के आपको आउट लेना है। तो यहाँ पे है दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस एज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ईवर चेंजिंग और डायनेमिक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैनेजमेंट में किस टाइप के डिसीजन को लेना चाहिए, किस तरह से हमें एक्शन को लेना चाहिए, वो सारे एक गाइड का कार्य करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। लेकिन ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन हमें नहीं देते। जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि क्या हम इसे एक ही तरह से हमेशा यूज करेंगे, इसमें थोड़ा भी चेंज नहीं कर सकते, हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें तब चेंज करना पड़ेगा जब जो सिचुएशन है वो थोड़ा अलग हो, यानी कि डायनेमिक टाइप की सिचुएशन में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को थोड़े मॉडिफाई करके यूज करते हैं। लेकिन ये एक जनरल गाइडलाइंस है कि किस तरह से हमें डिसीजन को लेना है, किस तरह से हमें किसी चीज़ को मैनेज करना है। तो ये हो गया फीचर नंबर सेकंड, जनरल गाइडलाइंस। अब फाइंड नंबर थर्ड है फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, इन्हें हम बहुत ही बार प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर उसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन से जितने भी रिजल्ट निकल कर आते हैं उन सभी को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट मेथड था। तो इन सभी के एनालिसिस के बाद हम एक प्रिंसिपल को लेकर आते हैं, यानी कि दे आर डेवलप्ड आफ्टर थॉरो रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स को निकालते हैं, इसे क्रिएट करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 है, अब पॉइंट नंबर 4 है फ्लैक्सिबल, यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो लचीले होते हैं। लचीले इसलिए होते हैं बिकॉज ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई थंब का रूल नहीं है जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। ये मैन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और डिफरेंट सिचुएशन पे हमें जो प्रिंसिपल है उन्हें मॉडिफाई करके यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर एक सिचुएशन पे आप बस एक ही प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी सिचुएशन डिफरेंट हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल को मॉडिफाई करके उन्हें थोड़ा बहुत चेंज करके यूज करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट प्रिंसिपल
आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। एंड पॉइंट नंबर 5 है मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब हुआ कि ये व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक इसलिए होते हैं क्योंकि हम प्रिंसिपल को ह्यूमन पे ही अप्लाई करते हैं, मानव पर ही हम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। और ये जो ह्यूमन है, इनका नेचर, हर एक इंसान का नेचर डिफरेंट होता है। किन्हीं का नेचर आपको पता ही होगा, नेचर हर एक इंसान का अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रिंसिपल को हर एक इंसान पर अप्लाई करने पे जो रिजल्ट हो वो सेम ही हो। इसके पहले एक मैनेजर को, एक मैनेजमेंट जो कर रहा है, उस मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि उस इंसान का किस तरह का नेचर है, उस पार्टिकुलर ग्रुप के इंसान का किस टाइप का नेचर है, और हम किस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमें अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को जो प्रिंसिपल्स को मैनेजर अप्लाई करता है, इन सारी चीज़ों को उन्हें डिटरमाइन करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट जो हमारा प्रिंसिपल है वो मेनली बिहेवियरल होता है, वो व्यवहारिक होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हर एक इंसान का अलग अलग डिफरेंट नेचर होता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात है, जो हमारा प्रिंसिपल है ये काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्थापित करता है। काउज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और उसके प्रभाव को ये एक संबंध स्थापित करता है। ऐसा इसलिए बिकॉज देखो, कोई एक सिचुएशन था, उस सिचुएशन में हमने इस डिसीजन को लिया, किसी एक डिसीजन को लिया, और उस डिसीजन से जो हमारा प्रॉब्लम था वो सही हो गया, वो हैंडल हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जिस सिचुएशन में हमने जिस प्रिंसिपल को डिटरमाइन किया, जिस प्रिंसिपल को हमने अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया, क्या वो फ्रूटफुल था? अगर वो फ्रूटफुल था तो हम वापस से उस सिचुएशन पे उस तरह के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। और अगर बार बार वो फ्रूटफुल रिजल्ट ही हमें दे रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि वो प्रिंसिपल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, उसे हम उस सिचुएशन में यूज करेंगे और हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ वाई ये काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि कारण और उसके प्रभाव के बीच एक संबंध स्थापित करता है। आपको ये डायरेक्ट करता है कि अगर आप इस डिसीजन को लोगे तो आपको इस तरह से फ़ायदा होने वाला है। ये हो गया पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब क्या होता है? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है कैजुअल या एक्सीडेंटल। अब अगर आप शुद्ध हिंदी जानना चाहते हो तो इसका मतलब हो गया संयोगवश। यानी कि जो प्रिंसिपल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी एक सिचुएशन पे उस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमें वापस से वैसे ही परिणाम मिलेंगे जैसा हमें पहले मिला था। ऐसा इसलिए बिकॉज इस टाइम सिचुएशन तो सेम ही है जैसा पिछले टाइम था, लेकिन अब टाइम तो चेंज हो चुका है, अब जनरेशन गैप आ चुका है। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टाइम था, वो ट्रेडिशनल टाइम में हमने उस सिचुएशन में उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया था तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले थे। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में, हमारा जो मॉडर्न टाइम है यानी कि जो अभी का टाइम है, इस टाइम में अगर हम उसी सिचुएशन पे इस एक ही प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो वापस से वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसका कोई हमें 100% एक्यूरेसी के साथ कोई हमें आंसर नहीं दे सकता। और यही कारण है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक तरह से संयोग के बात होते हैं, और अप्लाई करे या ना करे इसे कोई 100% बता नहीं सकता। और यही कारण है कि हमारे टेरी अंकल ने कहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, वो मैनेजर के लिए एक कैप्सूल का कार्य करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल्स है इसे हमें सावधानी से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने कंप्लीट 7 पॉइंट को देख लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इनके फीचर होते हैं। तो अब आप वेट कर रहे हो कि इसके ट्रिक की, कि इसके तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, अभी आप क्लास 12th में हो और आप पढ़ क्या रहे हो? आप पढ़ रहे हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ रहे हो, और आपने अभी डिसाइड कर लिया होगा कि आपको 12th के बाद क्या करना है। आपको BCom BBA यानी कि कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, या आपको CA करना है। तो अगर आपने सोच लिया कि आपको BCom या BBA ही करना है, मतलब कोई भी आपको अंडर ग्रेजुएट करना है, तो इसके लिए आप अपने दोस्त को कहोगे, कि अपने बेस्ट फ्रेंड को कहोगे कि अगर तुम्हें हमारा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए हमारा बेस्ट फ्रेंड बनना है, तो तुम्हें भी CA वगैरह को छोड़ के मेरे साथ BCom ही करना पड़ेगा। मतलब कोई भी BCom या BBA, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही करना पड़ेगा। तो आपने क्या कहा? अभी आप पढ़ रहे हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, और आपने कहा कि दोस्त मेरे बेस्ट फ्रेंड, अगर तुम्हें बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बनना है तो तुम्हें कोई भी UG कोर्स को करना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स को करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम वर्ड निकालते हैं। अंडर ग्रेजुएट से हमारा 2 वर्ड निकला, U और G। वही बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर से 3 वर्ड निकला, BFF। ठीक है, UG BFF। और आप पढ़ के आ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स से आपका C वर्ड निकला और प्रिंसिपल से C वर्ड निकला। ठीक है, तो अब हमने देख लिया UG BFF CC। अब हम इससे देखते हैं कि हम टोटल किस तरह से इस
ये जो 7 पॉइंट्स है इसे किस तरह से याद कर सकते हैं। यू का अर्थ हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, यू का अर्थ हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जी का मतलब हो गया जनरल गाइडलाइंस। बी का मतलब हो गया मेनली बिहेवियरल। एफ का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल। और एक और एफ का मतलब हो गया फाउंड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और अब बाकी के जो सी और सी थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल पे हमें ज़्यादा फोकस किस पर करना पड़ रहा है, हमें करना पड़ रहा है सी पर, प्रिंसिपल पर, ठीक है। इसलिए हमने 2 सी निकाला और सी से हमारा फर्स्ट मीनिंग हो गया काउच एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और एक और वर्ड हो गया सी से हमारा कॉन्टीजेंट, ठीक है। तो अब आपने 7 पॉइंट्स को याद कर लिया। आपने कैसे याद किया, आपने एक स्टोरी बना लिया कि मैंने अभी पढ़ रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड मैंने अपने दोस्त को कहा कि अगर तुम्हें हमारा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बनना है, हमेशा के लिए बनना है, तो भाई तुम्हें भी कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स को करना पड़ेगा, यानी कि यूजी अंडर ग्रेजुएट बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर BFF। एंड अभी मैंने क्या पढ़ रहा था, अभी हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सी और सी। तो UG BFF CC, इसका मतलब हो गया यू से हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जी से हो गया जनरल गाइडलाइंस, बी से हो गया मेनली बिहेवियरल, एफ से हो गया फ्लेक्सिबल, एफ से हो गया फाउंड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, सी से हो गया कॉन्टीजेंट, एंड एक और सी से हो गया काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और ये सारे ट्रिक मैं खुद यूज़ करता था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं हर एक टॉपिक के ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको सिंपली फर्स्ट चैप्टर में बताया था। और हर एक ट्रिक आपके लिए एकदम बेहतरीन होने वाला है, ताकि आप कभी इसे भूल ना पाओ। आपको बस कॉपी में इन सारे चैप्टर के नोट्स को और इसके ट्रिक को लिखते जाना है, ठीक है। तो अब हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसके नोट्स को देख लेते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत के क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहला तो ये सार्वप्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है सामान्य मार्गदर्शन, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है ये हमें डायरेक्ट करते हैं कि आपको किस टाइप के डिसीजन किस सिचुएशन में लेने चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 3 है व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है ये एक्सपेरिमेंटेशन और उसके ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। इस तरह से पॉइंट नंबर 4 है लोचशील, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है मुख्यतः व्यवहारिक। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दिया, मैंने आपको बता ही दिया कि ये हर एक पॉइंट्स को मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया, तो वापस से मुझे हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ही मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो अब बस आप नोट्स को अच्छे से लिख लो, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया आपको। पॉइंट नंबर 6 है कारण एवं परिणाम का संबंध। तो ये सारे हैं प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। अब हम देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं जो मैनेजमेंट करते हैं उन सभी को ये गाइड करते हैं, एक तरह से मार्गदर्शक का कार्य करते हैं कि आपको किन टाइम में कौन से टाइम पे आपको कौन से डिसीजन को लेना चाहिए, जिससे जो रिजल्ट हो वो आपके पक्ष में जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में जाए। ये कौन बताते हैं, ये बताते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। और ये जितने भी मैनेजर हैं उन सभी के नॉलेज को बढ़ाते हैं। सिंपल बात है, ये प्रिंसिपल है तो उन सभी के नॉलेज को बढ़ाते हैं, और उनकी जो एबिलिटी होती है सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करने की, समझने की, उनकी इस एबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, इन्हेंस करते हैं, और उन्हें ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकें, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रनिंग हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, वे सारे स्मूथ फंक्शन कर सके, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंस, यानी कि प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। अब सेकेंड इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल, आप अच्छे से समझ सकते हो। हमारा जो प्रिंसिपल्स होता है ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, बहुत ही ऑब्जर्वेशन के बाद बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें सब पता होता है कि हमें कितने रॉ मटेरियल्स को यूज करना है, किस तरह से हमें मटेरियल, मनी और मैन का इफेक्टिव यूज करना है। आप देख सकते हो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाई कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारा फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स है इनके सभी कार्य को कोऑर्डिनेट करता है, और इस तरह से ये इंश्योर करता है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं इन सभी में कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो, यानी कि कोई भी कार्य वापस से दोबारा ना हो, और वो जो एनर्जी उसे बनाने में वेस्ट किया गया है वो वेस्ट ना हो जाए, वो इफर्ट्स वेस्ट ना हो जाए। ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है हमारा प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रेजुडाइज एंड अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है इसे अचीव करने में ये हेल्प करता है, और जितने भी पर्सनल गोल रहते हैं उन सभी को ये
थोड़ा सा उसे डाउन करता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपने ऊपर रखता है, ताकि जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर सके। ठीक है, अब पॉइंट नंबर थर्ड है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन इसलिए बिकॉज जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें हम एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन के बाद क्रिएट करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं इनका एक साइंटिफिक डिसीजन होता है और किसी भी सिचुएशन पे ये अप्लाई हो सकता है। वो डिफरेंट थिंग है, ये अलग बात है कि ये ह्यूमन नेचर के कारण हम इसे साइंस नहीं कहते, हम इसे प्योर साइंस नहीं कहते, लेकिन बिकॉज इसे हम कंप्लीट ऑब्जर्वेशन कंप्लीट एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्रिएट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 90% जो डिसीजन होते हैं वे साइंटिफिक होते हैं और वे 90% हमें ये चांस रहता है कि वो जो प्रिंसिपल है वो उस पार्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई होगा और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस यानी कि साइंटिफिक डिसीजन। अब पॉइंट नंबर 4 है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमें इफेक्टिव और डायनेमिक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि जितने भी एनवायरनमेंट में चेंजेज हो रहे हैं उन सारे चेंजेज अगर आपके बेनिफिट के लिए, तो उन सभी चेंजेज को किस तरह से आप अडेप्ट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमें कौन बताते हैं, ये हमें बताते हैं प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजेज। और उस चेंजेज को ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो उन्हें रेसिस्ट करते हैं, वे उन्हें मानने से इनकार कर देते हैं, तो उन्हें किस तरह से मनाया जाए ताकि वे इस चेंजेज को मानने के लिए स्वीकार कर ले, इसके लिए राजी हो जाए। ये सारे कार्य कौन करते हैं, ये सारे कार्य करते हैं हमारे प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। अब पॉइंट नंबर 5 है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक गोल होता है, तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये बस इस बात पर फोकस नहीं करते कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं जो उन्हें करना पड़ता है, जो वे अपने खुद की इच्छा के साथ करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बट ऑल्सो गाइड मैनेजर इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल इक्विटी एंड फेयर ह्यूमनिटेशन, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो वो जिस टाइप का जॉब कर रहे हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग उन्हें फेयर रिम्यूनरेशन, यानी कि जिस तरह की सैलरी वो डिजर्व करते हैं वैसी सैलरी उन्हें दी जाए। ये सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं और ये सारे कार्य कौन करते हैं, ये सारे कार्य करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, मैं आपको सारे प्रिंसिपल बताने वाला हूँ, बस आप स्टार्ट से वीडियो को देख रहे हो, आप कंप्लीट देखना ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव एक भी सब्जेक्टिव आप एग्जाम में छोड़ ना पाओ। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का, वो आप देख सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको ये कंप्लीट ही देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जब आप 60 साल के 70 साल के हो जाओगे आप अपने ग्रैंडसन को स्टोरी सुना पाओ या ना पाओ, लेकिन ये सारे टॉपिक के ट्रिक आप जरूर हटवा दोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6 यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जो मैनेजमेंट होते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे फ्यूचर मैनेजर हैं या जो भी हमारे मैनेजर्स कार्य कर रहे हैं, ये आपको ये बताते हैं कि देखो आपको इस सिचुएशन में इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए था, और हमारे जो पास्ट में जो हमारे मैनेजर्स थे उन्होंने किस तरह से सिचुएशन को टैकल किया था, यानी कि उन्हें स्ट्रॉन्ग पॉइंट और उनके वीकेस्ट पॉइंट इन सारी चीज़ों को बताते हैं कि यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यानी कि ये हमें मैनेजमेंट में हमें ट्रेन करते हैं, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने का कार्य कौन करते हैं, ये सारी चीज़ें करने का कार्य करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरिया in which existing and future managers should be trained. They also provide the basis for future research. और फ्यूचर में रिसर्च किस तरह से किया जाए ये सारी चीज़ को हम बताते हैं, ये सारी चीज़ बताते हैं हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कंप्लीट पॉइंट्स को पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि इस कंप्लीट पॉइंट्स को हम किस तरह से याद कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, तो हम प्रिंसिपल सर के इंपॉर्टेंस से इस कंप्लीट टॉपिक को, इस कंप्लीट पॉइंट्स को याद करेंगे। देखो मान के चलो वाइवा के लिए अगर आपके प्रिंसिपल सर आए, यानी कि प्रिंसिपल सर आपका वाइवा लेने आए, तो आप क्या करोगे। सबसे पहली बात आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, ये तो बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन इससे रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पोज एंड आपका पोस्चर। किस तरह से आप पोज दोगे ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सर तो प्रिंसिपल सर हैं, उनके सामने आपको बिल्कुल अच्छे से रहना पड़ेगा। तो क्या चीज़ें आपकी फुल मार्क्स डिटरमाइन करती है, आप फुल मार्क्स किस तरह से क्या कहते हैं उसे अचीव कर सकते हो। आप तभी अचीव कर सकते हो अगर आपका पोज बढ़िया होगा। अगर आपका पोज यानी कि POSE अच्छा रहेगा तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी समाज में बेइज्जती होगी, यानी कि समाज में आपका सोशल जो आपका इमेज है वो ख़राब होगा।
तो देखो हम याद इसे करेंगे POAG यानी कि पोज और फुल मार्क्स से। पोज से हम कैसे याद करेंगे, P से हो गया प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ये हो गया फर्स्ट यानी कि सबसे पहला इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस है इससे हमारा साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं ये साइंटिफिक होते हैं, ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस हो गया। अब फोर्थ पॉइंट को हम याद करेंगे पोज के लास्ट वर्ड यानी कि ई से। ई से हमारा हो गया इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे थे इन सभी को कैसे हम अचीव करेंगे, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में, यानी कि POSE। पी से हमारा क्या हो गया, पी से हमारा हो गया प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ओ से हमारा हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एस से हमारा हो गया साइंटिफिक डिसीजन। ई से हमारा हो गया, ई से हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारा फुल मार्क्स यानी कि एफ और एम से क्या होगा। एफ से हमारा क्या होगा, एफ से होगा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एम से हमारा होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, कंप्लीट इंपॉर्टेंस आपने याद कर लिया। अब एक बार आपको कस के और 3 से 4 बार इसे बोलना है, फिर आप इसे भूल नहीं पाओगे। हम किस ट्रिक से याद किया, हमने इस तरह से याद किया कि प्रिंसिपल सर ने हमारा वाइवा लिया तो हमारा मेन फोकस अपने पोज पर है ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। हमारा मेन फोकस अपने पोज पर है ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। पोज से हमारा POSE और फुल मार्क्स से हमारा FM हो गया। और हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए मैंने आपके लिए प्रिंसिपल सर का एग्जाम्पल लिया। उनकी भी तो कोई इंपॉर्टेंस है ना, इसलिए मैंने उनके इंपॉर्टेंस को लिया, उनके एग्जाम्पल को लिया। ठीक है, तो अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो ये देख सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों के क्या क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व तो ये है कि प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करते हैं। सबसे सेकंड इंपॉर्टेंस है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना हमें बताते हैं। कौन बताते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के सिद्धांत। फिर थर्ड पॉइंट है वैज्ञानिक निर्णय, यानी कि ये हमें वैज्ञानिक निर्णय साइंटिफिक डिसीजन प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। और पॉइंट नंबर 6 है प्रबंध की प्रशिक्षण शिक्षा और शोध, यानी कि जो भी मैनेजर्स होते हैं उन सभी को प्रिंसिपल ये गाइड करते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों पर फोकस करना है, उन्हें प्रशिक्षण प्रोवाइड करने का, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। कौन, प्रिंसिपल। इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इंग्लिश वाले से वो एक्सप्लेनेशन समझ लो, फिर हिंदी मीडियम से आप नोट कर लो, आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हेनरी फयोल कौन थे और उनके कौन कौन से प्रिंसिपल उन्होंने इंट्रोड्यूस। चलो, तो अब हम देखने वाले हैं हेनरी फयोल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, ये थे कौन। और ये थे कौन ये हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज इस टॉपिक से एग्जाम में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, और वे सारे क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में देखेंगे, हम अभी देखने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले एक स्टोरी के माध्यम से ये समझ लेते हैं हेनरी फयोल कौन थे, फिर जो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे, और उसके बाद इनके सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे, ताकि इसके लिए आपको अलग से किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, देखो फयोल, हेनरी फयोल, इनका जन्म हुआ था 1841 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1920। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की थी, और इसके बाद 19 साल की उम्र में यानी कि 1860 में इन्होंने फ्रेंच की एक माइनिंग कंपनी में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। किस कंपनी में, फ्रेंच की माइनिंग कंपनी में काम करना 1988 में, 1988 नहीं, यहाँ पे मिस टाइप्ड है, 1888 होगा, बिकॉज इनकी मृत्यु तो 1925 में ही हो गई थी, और 1988 है तो इनका अगर सेकंड जन्म होता तो दूसरे जन्म में ये बन सकते थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले जन्म की, तो पहले जन्म के जब 88 था तो 88 में उस कंपनी में इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टिंग का पद मिला था, और पद भी तब मिला जब ये जो कंपनी था ये बैंकरप्सी में चला गया था, यानी कि ये कर्ज में डूब चुका था। तो इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं कहा कि चलो कंपनी तो खत्म होने वाला है, जितने पैसे इस कंपनी में पड़े सभी को अपने बैंक में डाल लो, फिर इस कंपनी से पीछा छूट जाएगा। इन्होंने ये नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने करेज को दिखाया, इन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया, और अब तक जितने एक्सपीरियंस इन्होंने खुद हासिल किए थे उन सारे एक्सपीरियंस को यूज किया, उन सारे एक्सपीरियंस को इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया, और फिर जो रिजल्ट निकल कर आया वो बिल्कुल ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त था। इसके बाद क्या हुआ, ये जो कंपनी था इसकी भाग बदल गया, इसका फॉर्चून बदल गया, और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, जितने इन्होंने एक्सपेरिमेंट से जो जो प्रिंसिपल इन्होंने निकाला, इन सभी को इन्होंने एक बुक में जगह दिया। और ये जो हेनरी फयोल जी हैं इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और इसका आंसर आपको अभी के अभी देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेनरी फयोल वाज बॉर्न इन, तो यहाँ हमें इनके ईयर को बताना था, तो इसका आंसर होगा 1841।
क्वेश्चन नंबर सेकंड था हेनरी फयोल वाज बॉर्न इन, और यहाँ इनके चारों कंट्री के ऑप्शन दिए हुए थे। तो इनका जन्म हुआ था फ्रांस में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस। मतलब जो भी ऑप्शन था उनका आंसर हो जाता है फ्रांस में। डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज, तो इसका आंसर क्या होगा? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज नॉन एज हेनरी फयोल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था हेनरी फयोल वाज, ऑप्शन थे सोशल साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, माइनिंग इंजीनियर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है माइनिंग इंजीनियर। फिर एक और क्वेश्चन था हेनरी फयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो हेनरी फयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दिया था। तो इसका आंसर कितना होता? आंसर होता 14। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कवर किए थे अपने ऑब्जेक्टिव की वीडियो में, आप लोग देख लेना। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, इन दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने वीडियो में इसलिए कवर नहीं किया बिकॉज पिछले साल ही मैंने इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपलोड कर दिया था। तो मैंने सोचा डायरेक्ट मैं थर्ड चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगा, ठीक है। इससे मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी, बिकॉज मैंने पहले उस वीडियो को अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। थर्ड चैप्टर से हम प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम ये देखते हैं कि जो हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल थे ये कौन कौन से थे, और फिर सबसे लास्ट में हम इसके ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देखने वाले हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक के साथ उसे याद करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल के साथ चलना पड़ेगा। मान के चलो वो जो माइनिंग कंपनी था, वो माइनिंग कंपनी में हेनरी फयोल नहीं आप थे, और आपको मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बिठाया गया था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो इंसान थे वो कार्य करते थे, वो काम करते थे। वहाँ पे कोई था इलिटरेट, टोटली अनस्किल्ड था, कोई थोड़ा बहुत स्किल्ड था, कोई 10th पास था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई मतलब इंजीनियर था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो कोई MBA किए हुए था। ये सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते थे, लेकिन उन सभी को पता ही नहीं था कि उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है। तो पहला काम आपका क्या होगा? पहला काम आपका होगा डिवीजन ऑफ वर्क का, जो कि हेनरी फयोल का भी पहला प्रिंसिपल था, यानी कि आप भी हेनरी फयोल से कम नहीं हो। देखो पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क एंड ईच वर्क इज डन बाय अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट विच लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कार्य हैं, जितने भी काम हैं, उन सभी को एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, उन सभी काम को एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, और जिस इंसान के लिए जो काम सूट करता है उन्हें वो काम करने को दो। अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में जानता है, अगर वो उसे रेगुलरली करते रहेगा तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में 2 दिन बाद किसी और को लगा दिया, ऐसे में वो स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएगा, वो सीखते ही रह जाएगा। लेकिन अगर एक ही काम कोई एक इंसान बार बार करता जाए तो वो उसकी इसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जितना भी अननेसेसरी वेस्टेज होता है मूवमेंट का, जो इधर उधर की जो फालतू का जो मूवमेंट होता है, वे सारे वेस्ट होने से बच जाते हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या था? पहला प्रिंसिपल क्या था? पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी डिसीजन को लेने की शक्ति है आपके पास, यानी कि आपके पास उसकी अथॉरिटी है, ये कहलाता है अथॉरिटी, यानी कि पावर टू टेक डिसीजन इज नॉन एज अथॉरिटी। वही अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो किसी भी काम को आपको इतने टाइम के अंदर अंदर कर देना है, ये इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये कहलाती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये हो गया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये दोनों अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों बैलेंस वे में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अथॉरिटी है ज़्यादा आपको मिले और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मिले। अगर ऐसा होगा तो आप एरोजेंट बन जाओगे, बिकॉज आपके पास शक्ति तो हो गया है कि अब मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, वो डिसीजन ले सकता हूँ, लेकिन अब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, आप किसी भी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो आप अपने मन मुताबिक काम करोगे और आप एरोजेंट बन जाओगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल से भटक जाओगे। इसलिए अथॉरिटी की होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना और इन दोनों का बैलेंस होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। तो ये तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी हम कर दें, अगर मैं क्लास ही करवा रहा हूँ तो यहाँ भी डिसिप्लिन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबऑर्डिनेट्स। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज।
तो डिसिप्लिन तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्थापित हो सकता है अगर आप खुद उसके लिए काम करोगे। जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं उन सभी के लिए ऐसे रूल होने चाहिए जो कि बराबर बराबर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी इंसान के लिए आप अलग नियम तय करो और किसी अलग इंसान के लिए आप अलग नियम तय करो। या फिर टॉप लेवल पे ही जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी एक के फेवर में आप डिसीजन लो और किसी एक के फेवर में आप डिसीजन मत लो। अगर ऐसा करोगे तो डिसिप्लिन अपने आप बिगड़ जाएगा। इसलिए जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अब फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर गाइड करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सबऑर्डिनेट को 3 से 4 सुपीरियर गाइड कर रहे हों। अगर ऐसा होगा तो वो सबऑर्डिनेट खुद कंफ्यूज कर जाएगा कि उसे करना क्या है, एंड इट विल लीड टू कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। यानी कि जितने भी काम होने वाले थे वो सारे 2 से 3 बार हो जाएंगे और जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज़ का वेस्टेज होगा, तो इफ़र्ट्स का भी वेस्टेज होगा और मनी का भी वेस्टेज होगा। यानी कि किसी भी एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर गाइड करने वाले होने चाहिए। जैसा कि आप फिगर से भी देख सकते हो, अगर एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को गाइड करेंगे तो वो अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन अगर एक ही सबऑर्डिनेट को 3 से 4 सुपीरियर गाइड करने वाले हों तो वो क्या होगा, वो कन्फ्यूज कर जाएगा कि क्या करें। कोई ये कहता है, कोई वो करता है, कोई वो कहता है, चलो ऐसा करते हैं, हम कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं अगर यूनिटी ऑफ कमांड ना होगा तो। फिर प्रिंसिपल नंबर 5 है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं और उन सभी का अलग अलग गोल होता है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि किसी भी एक डिपार्टमेंट में एक ही हेड होना चाहिए और उसका एक प्लान होना चाहिए, एक डिफरेंट प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक डिपार्टमेंट है उसका 2 से 3 प्लान वहाँ पे बनाए हुए हैं, वहाँ पे 2 से 3 हेड हैं। ऐसा होगा तो जो हमारा गोल था उसे अचीव करने में हमें प्रॉब्लम होगा, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट को गोल को अचीव करने में और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं हम फेल हो सकते हैं। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन दोनों में कन्फ्यूज हो रहे होंगे। कन्फ्यूजन आपको हटाना है। देखो आप ये समझ लो, यूनिटी ऑफ कमांड में एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर गाइड करेगा, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये कहता है कि कोई भी जो सबऑर्डिनेट है उसे इस तरह से डायरेक्ट किया जाए कि जो हमारा काम हो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है, हालांकि कंप्लीट डिफरेंस को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, अगर हम मीनिंग के बेसिस पे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के डिफरेंस को देखें तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि किसी भी एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस गाइड करने वाले होने चाहिए। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं, जो कुछ एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, उन सभी का एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया जो कि मीनिंग के बेसिस पे था। सेकेंड डिफरेंस है स्कोप के बेसिस पे, यानी कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये व्यक्ति परक होता है। दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल। लेकिन अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के देखेंगे तो यहाँ पे दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ अ डिपार्टमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो ये डिपार्टमेंट के बेसिस पे या कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होता है, ये इसका स्कोप होता है, ये इसका स्कोप है। फिर थर्ड डिफरेंस है पर्पस के अकॉर्डिंग। द मेन पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का क्या उसका काम है, क्या उसे करना है, ये सारी चीज़ फिक्स कर देता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। और साथ ही साथ जितने भी कन्फ्यूजन थे वो सारे हट जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड से, जैसा कि मैंने आपको इसकी डिफिनेशन में ही बता दिया था। वही अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को देखें तो द पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द इफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट डिपार्टमेंट। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हो रहे हैं उनके जितने सारे गोल्स हैं वो सारे इस तरह से कार्य किए जाए ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, जो हमारा मेन गोल था, वो अचीव हो सके। ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वही अगर हम इनके रिजल्ट्स को देखेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड में लिखा हुआ है सिस्टमेटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कन्फ्यूजन एंड चाओटिक कंडीशन। यानी कि यहाँ पे कन्फ्यूजन को दूर करने पर फोकस किया गया है। और अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को देखें तो कोऑर्डिनेशन विद इन अ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड ओवरऑल बाय प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी। तो जितने भी काम हो रहे हैं उनकी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाए। ये इसका फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल एम होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है,
अब प्रिंसिपल नंबर 6 है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेन गोल था, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल था, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट आते हैं, उनका जो गोल होता है, वो सारे उसके बाद की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए क्या? हमारा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो कि हमारा मेन गोल है। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 7 है, यानी कि 7th प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इन सभी को ऐसा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ऐसे पैसे मिलने चाहिए, इस तरह की सैलरी मिलनी चाहिए कि वे सारे उस पैसे से खुश रहें और जितना वो डिजर्व करते हैं उन्हें उतना मिलना चाहिए, ताकि वे मोटिवेट रहें कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे और इस इंसेंटिव के रूप में मुझे और पैसे मिलेंगे, यानी कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करना है और इससे ही मेरी प्रॉफिट होने वाली है। तो वो जो मेंबर है, वो जो वर्कर है, वो काम और मन लगा कर करेगा ताकि उसे भी इंसेंटिव मिले। अब वो कैसा भी इंसेंटिव हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है या नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। ठीक है। ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये सारे आते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। फिर जो हमारा 8th प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखो, जो मैंने आपको अथॉरिटी बताया था, अगर डिसीजन लेने की शक्ति सिर्फ टॉप लेवल में हो, टॉप लेवल क्या होता है, मिडिल लेवल क्या होता है, लोअर लेवल क्या होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। अब मैं वापस उस पर नहीं जाऊंगा। अगर अथॉरिटी यानी कि अगर डिसीजन लेने की शक्ति सिर्फ टॉप लेवल पे हो, यानी कि वो एक तरह से आप कह सकते हो कंसंट्रेटेड रहे, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और अगर डिसीजन लेने की शक्ति टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक लेवल के हर एक इंसान को रहे, तो वैसे में हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि वो जो पावर था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव तरीके से वर्क करने के लिए ना ही प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए और ना ही प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन चाहिए। उन्हें इन दोनों के बीच एक बैलेंस चाहिए, समझे, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर सके। इसके लिए इन दोनों के बीच बैलेंस रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब 9th प्रिंसिपल है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन क्या होता है? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होता है। तो जितने भी उस हेड में जितने वर्कर काम कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ए और ए के नीचे आपको बी और ई, ये दोनों सेम लेवल के इंसान है, सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में। उसी तरह से सी और एफ और डी और जी हैं। अब मान के चलो डी को कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है जी से, तो डी क्या करेगा? सबसे पहले अपने सुपेरियर को यानी कि सी को बताएगा, फिर सी बी को बताएगा, फिर बी ए को बताएगा। इस तरह से ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा और एफ जी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हेनरी फयल ने एक टेक्निक को यूज़ किया और वो था गैंग प्लैंक का टेक्निक। अब गैंग प्लैंक क्या करता है? ये क्या करता है? एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेम लेवल के लोगों के लिए बनाता है। यानी कि जो अब डी है, अगर इसको कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो गैंग प्लैंक का सहारा लेगा और डायरेक्ट जी को वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना है, अगर आप एग्जाम में आंसर करोगे तो डी कभी भी इस इन्फॉर्मेशन को एफ को शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट लेवल के हैं। लेकिन अगर हम डी को जी को शेयर करना है तो वो जी को शेयर कर सकता है, क्योंकि ये सेम लेवल के हैं, नो मैटर डिपार्टमेंट अलग अलग है। गैंग प्लैंक का सहारा लेकर आप अलग डिपार्टमेंट के सेम लेवल के पर्सन को मैसेज शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप गैंग प्लैंक की डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, गैंग प्लैंक परमिट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। यानी कि स्केलर चेन की सहायता से लिए बिना डायरेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर को अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करना क्या कहलाता है? कहलाता है गैंग प्लैंक। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल को। अब 10th प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन, मटेरियल, मशीन, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल्स है वो कहीं और रखा है और मशीन कहीं और रखा है। ऐसे में वर्कर को उन सभी को ट्रांसपोर्ट में, मतलब इधर से उधर करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। तो वे सारी चीज़ें पास में रहनी चाहिए, प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए, ताकि वो वर्कर भी 100% एफिशिएंसी, 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सके। ये हो गया 10th प्रिंसिपल, जो कि है ऑर्डर का। हर एक चीज़ प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, सही ऑर्डर में रहना चाहिए। फिर 11th पॉइंट है इक्विटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, वो फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना ही वर्कर की तरफ से
और ना ही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होना चाहिए। वर्कर की तरफ से यानी कि किसी भी टाइप का लैंग्वेज के बेसिस पे या फिर कास्ट के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना चाहिए, ताकि वर्किंग कंडीशन में भी कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को भी ये इंश्योर करना रहता है कि वो किसी भी टाइप का अनडली फेवर किसी को ना करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को वो ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हों और किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिना किसी अच्छे काम के उन्हें ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें गलत है और यही कारण है कि जो हमारे हेनरी फयोल जी ने थे उन्होंने एक प्रिंसिपल को लाया और वो प्रिंसिपल था इक्विटी का, यानी कि सभी से समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो ये हो गया 11th प्रिंसिपल। अब जो 12th प्रिंसिपल है ये है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद उसे कम से कम कुछ मिनिमम टाइम दिया जाए कि इतने टाइम तक तुम अपने आप को हमें प्रूव करो कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लायक हो। और अगर वो उस टाइम तक अपने आप को प्रूफ ना कर सके तो उसे हटा सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ मिनिमम ड्यूरेशन तो दिया जाए ताकि वो बेचारा प्रूफ कर सके कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लायक हूँ और इसके प्रॉफिट के लिए मैं इतने सारे काम कर सकता हूँ। तो हमारा जो 12th पॉइंट था वो था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब 13 पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ? इनिशिएटिव का मतलब ये हुआ कि जो वर्कर अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि इस प्लान को अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सकता है। मतलब वर्कर के भी आइडियाज़ को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेकर चलेगा तो वर्कर खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा और साथ ही साथ अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके भी देखेगा कि किस तरह से हमारा जो आइडिया था क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल था। अगर हेल्पफुल था तो वो तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदे का सौदा हुआ, लेकिन अगर हेल्पफुल नहीं होगा तो वर्कर भी खुद से सीखेगा और वो ये भी डिसाइड करेगा कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए काम करूं, बिकॉज उन्होंने खुद मुझे मौका दिया अपने आप को इम्प्रूव करने का। ये हो गया हमारा 13 पॉइंट। और 14 पॉइंट है स्पिरिट डी कॉप्स। अब स्पिरिट डी कॉप्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा एक टीम स्पिरिट होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, हर एक वर्कर, हर एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए काम करने के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारे थे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इन सभी प्रिंसिपल को आपने देख लिया एंड आई एम श्योर अब आप भूल भी चुके होंगे कि आपने टोटल 14 प्रिंसिपल में से कौन से नाम थे। तो इसे आप ट्रिक से याद सकते हो। 2 ट्रिक है डैड यूसी यूएसएसआर। देखो पहली ट्रिक तो ये है कि आपने अपने डैड से पूछा कि डैड आपने यूएसएसआर को देखा है, तो आपके डैड ने आपको रिप्लाई किया कि हाँ मैंने देखा है। यानी कि आपने अपने डैड से पूछा डैड यू सी यूएसएसआर, तो आपके डैड ने आपको रिप्लाई किया OIC। तो अब इनसे हमें कौन कौन से वर्ड निकालने हैं आप अपने ट्री की कॉपी पे जल्दी से नोट करो। डैड से तो हमारे 3 वर्ड्स निकल गए DAD, ठीक है, डैड। यू से हमारा एक वर्ड निकला जो कि है यू। सी से भी हमारा एक ही वर्ड निकला जो कि है सी। डैड UCUSSR, USSR भी हमारे 4 वर्ड्स निकल गए। टोटल 9 वर्ड्स हमने डैड से पूछा और डैड ने हमें रिप्लाई किया OIC। O से हमारा O हो गया, I से I और C से हमारा SEE। यानी कि टोटल 14 वर्ड्स हमने निकाल लिया। अब हम फयोल के टोटल 14 प्रिंसिपल को देखने वाले हैं। देखो D से हमारा मीनिंग हुआ, D से हमारा अर्थ हुआ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, जल्दी से अपने ट्री की कॉपी में नोट करो। D से हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। A से हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर ही दी आपको। फिर D से अर्थ हो गया डिसिप्लिन, यानी कि डैड से क्या क्या हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। फिर इसके बाद U से हमारा हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। C से हमारा हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। U से भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं USSR, इससे हमारा हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। S से हमारा हो गया स्केलर चेन। फिर S से हमारा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और इसके बाद R से हमारा हो गया रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो डैड UCUSSR, इससे आपने कंप्लीट वर्ड्स को निकाल लिया होगा, कंप्लीट इसके मीनिंग को आपने लिख लिया होगा। फिर डैड ने रिप्लाई किया OIC, तो O से हमारा हो गया ऑर्डर, I से हमारा हो गया इनिशिएटिव और S से हमारा हो गया सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर हमारा जो डबल E अब बच रहा है, तो E से हमारा हो गया इक्विटी और एक और E से हमारा हो गया स्पिरिट डी कॉप्स। कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा, आप हमारे स्पीड को कम करके इन सभी को नोट कर सकते हो जल्द से जल्द, ठीक है।
तो आपने नोट कर लिया होगा। अब एक बार आप क्या करो, आप 4 से 5 बार इसे लाउडली आप कस के 3 से 4 बार पढ़ो, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। डैड, यू सी, यू एस एस आर ओ आई सी। फिर डी से हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, ए से हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से हो गया डिसिप्लिन, यू से हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, सी से हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यू से हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से हो गया स्केलर चेन, एस से हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आर से हो गया रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, ओ से हो गया ऑर्डर, आई से इनिशिएटिव, और एस से सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फिर ई से इक्विटी और ई से एस्पेरिटी कॉप्स। तो ये ट्रिक फर्स्ट थी, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब जिन्होंने इस ट्रिक को नहीं पढ़ा वो एक न्यू ट्रिक के साथ आ सकते हैं। देखो, वो जो न्यू ट्रिक है वो है डियर यूथ डिस्को। ठीक है, मान के चलो आप यूएस में रहते हो तो आप वहाँ पे कह सकते हो डियर यूथ डिस्को। अब डियर यूथ डिस्को, इससे आपको कौन कौन से वर्ड निकालने हैं? इससे आपको डियर से तो निकल जाएगा डी ई ए आर, आपको ये चारों वर्ड्स डियर से निकालने हैं। फिर यूथ से आपको निकालने हैं यू एस ई। ठीक है, आपने निकाल लिया। फिर डिस्को से आपको निकालने हैं डी आई एस सी ओ। तो यहाँ पे आपको हर एक मीनिंग से जितने भी उसके वर्ड्स हैं उन सभी को आपको अल्फ़ाबेट को लिखना है। फिर डियर यू डिस्को। अब डी से क्या अर्थ हुआ? आप यूएस में हो तो आप एक यूएस को भी ऐड कर लो। डियर से हमारा अर्थ हुआ, डी से हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ई से हमारा हो गया एस्पेरेट डी कॉप्स, ए से हमारा हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर से हमारा हो गया रेम्यूनरेशन, यू से हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, एस से हो गया स्केलर चेन, और ई से हो गया इक्वलिटी, डी से हो गया डिसिप्लिन, आई से हो गया इनिशिएटिव, एस से हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, और सी से हो गया सेंट्रलाइजेशन। फिर हमारा ओ से हो गया ऑर्डर। अब बाकी के जो यू और एस बच रहे हैं, तो यू और एस का क्या अर्थ होता है? यू का अर्थ हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड तो आपने पहले लिख ही लिया, तो यू का अर्थ हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और एक और इसका अर्थ हो गया सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, तो दो ट्रिक है, आपको जो भी बढ़िया लगे आप याद कर सकते हो। अगर हम याद करने के दृष्टिकोण से देखें तो डियर यूज डिस्को, अगर आप यूएस में हो तो आप कह सकते हो, तो इसे आप अच्छे से याद कर सकते हो। हालांकि अगर आपने पहले से इस ट्रिक को पढ़ा है डैड यूसी यूएसएसआर ओ आई सी, तो आप इसी ट्रिक को पढ़ना, आपको लिए एग्जाम में अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है, दोनों ट्रिक बेस्ट है। चलो, अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जल्द से जल्द इन सारे नोट को नोट डाउन कर लो, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जल्द से जल्द इन सभी को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हेनरी फयोल का जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था, और ये कोयला खान कंपनी में कार्य करते थे। फिर ये 1888 में मुख्य कार्यपालक के पद पर पहुंच गए थे। उस समय इनकी जो कंपनी थी वो दिवालियापन की स्थिति में थी, लेकिन इन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और उसे इनके पूरे भाग्य को बदल दिया, और वो एकदम सक्सेसफुल कंपनी बन गया। तो इस तरह से इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल को दिया था: कार्य का विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामूहिक हित से व्यक्तिगत हित का महत्व होना, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। 7th है कर्मचारियों का परिश्रमिक, यानी कि जो रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी है, वो फेयर होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए जिससे वर्कर हमेशा मोटिवेट रहें, ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकें। फिर है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सभी को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के एक्सप्लेनेशन को भी देखोगे तो वहाँ मैंने हिंदी वर्ड यूज़ किया है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। फिर बस आपको नोट्स को हिंदी में लिखना है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर 9th है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला यानी कि स्केलर चेन क्या होता है वो भी आप देख लो। फिर इसके बाद उचित व्यवस्था, यानी कि सही ऑर्डर में हर एक सामान रहना चाहिए। समता, यानी कि इक्वलिटी होना चाहिए, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर है 12th नंबर, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, उन्हें कुछ टाइम दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। फिर पहल है, यानी कि इनिशिएटिव को अप्रिसिएट करना चाहिए, वर्कर के इनिशिएटिव को अप्रिसिएट करना चाहिए। फिर है सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये 14th है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फयोल। हेनरी फयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दिया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखने वाले हैं, हालांकि इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेलर थे कौन, बिकॉज जिस तरह के क्वेश्चन हेनरी फयोल से ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे उसी तरह के क्वेश्चन टेलर से भी पूछे जाते हैं। तो देखो, टेलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका जन्म हुआ था 1856 में, और इनकी मृत्यु हो चुकी थी 1915 में। ठीक है, और ये जो बहुत पर्सन थे, ये जो इंसान थे, ये बहुत ही प्रतिभा के धनी इंसान थे। आप देख सकते हो 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी, जो कि यूएसए में है, 1878 में ये अप्रेंटिस कर रहे थे, और
2004 में वो उसी कंपनी के चीफ इंजीनियर बन चुके थे। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही टैलेंटेड थे। और इसके साथ ही साथ जब ये चीफ इंजीनियर बने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को इसने करा था। और जब एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने एक कॉन्क्लूजन निकाला कि जो भी वर्कर कार्य कर रहे हैं वो जितना स्टैंडर्ड टास्क सेट किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैनेजमेंट और वर्कर इन दोनों के बीच का जो व्यवहार है वो भी बढ़िया नहीं है, वो भी सही नहीं है। तो इन्होंने अपने बहुत सारे सजेशन दिए कि इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और वो जो सजेशन इन्होंने दिया था वो सारे इतने एक्यूरेट थे कि सारे जो प्रॉब्लम्स उस कंपनी में आ रहे थे वे सारे सही हो चुके थे। तो इन्होंने उस सारे सजेशन की एक थ्योरी निकाली, उन सारे की एक प्रिंसिपल निकाली जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच लगाना चाहिए, ना कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी चीज़ को यूज करना चाहिए। अगर वो फेल हो गया तो वापस से दूसरा चीज़ यूज करिए, फिर वो फेल हो गया तो तीसरा चीज़ यूज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको एक साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा और उस डिसीजन को आपको प्रिंसिपल के रूप में मानना पड़ेगा। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे फ्रेडरिक विस्लो टेलर जी ने। तो इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे और इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके फादर कहते हैं हम फ्रेडरिक विस्लो टेलर को। लेकिन अगर फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट की बात की जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो उसके फादर कौन थे? उसके फादर थे हेनरी फयोल। इस बात का आप लोग ख्याल रखना। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थे इसके क्या क्या प्रिंसिपल फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने दिए थे। तो अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को देखने वाले हैं। अब तो आपको पता चल चुका होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। फिर भी अगर आपको डिटेल नहीं चाहिए तो आप लिख सकते हो साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्टडिंग ईच एक्टिविटी इन डिटेल and in doing so ensure that all the activities of the organization are accomplished in an economic and effective manner। स्पीड कम करके आप देख सकते हो या पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे जो हमारे फ्रेडरिक विस्लो टेलर हैं इन्होंने ये कहा कि हमें ओल्ड थंब रूल को अप्रोच को नहीं यूज़ करना, हमें हिट एंड मिस मेथड को यूज़ नहीं करना, बल्कि हमें जॉब के हर को अच्छे से हमें साइंटिफिक स्टडी करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है। और एनालिसिस के बाद और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके बाद हमें एक न्यू टेक्निक को डेवलप करना है। और वो जो टेक्निक हो वो सबसे ज़्यादा सिंपल हो, सबसे बेस्ट हो और हो, ताकि जो काम है वो इफेक्टिवली हो सके और जल्दी हो सके। यानी कि सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि हमें ओल्ड अप्रोच को नहीं यूज़ करना, हमें हिट एंड मिस मेथड को यूज़ नहीं करना, बल्कि हमें जॉब के हर एक एलिमेंट की तह तक जाना है, कंप्लीट एनालिसिस करनी है और इसके बाद हमें एक न्यू टेक्निक को डेवलप करना है। और वो टेक्निक ऐसी हो जिससे हमारा जो काम है ज़्यादा सिंपल हो जाए, ज़्यादा इजी हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए 100% एफिशिएंसी के साथ। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने देखा अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और जो हमारा वर्कर थे इन दोनों के बीच का रिलेशन बढ़िया नहीं था। तो सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि जितने भी डिस्प्यूटेड मामले हैं उन सभी को हटाना चाहिए और वर्कर और मैनेजमेंट इन दोनों के बीच रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक मानसिक क्रांति होनी चाहिए, मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए और वो एक दूसरों के आदर के दृष्टिकोण से रिस्पेक्ट एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ताकि वे दोनों एक दूसरे की इज्जत करें और साथ ही साथ जो काम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मिलकर उस काम को करें। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कहता है सेकंड प्रिंसिपल, जो कि है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और ये जो प्रिंसिपल है ये सेकंड प्रिंसिपल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये भी वही कहता है कि हमें जो है इंडिविजुअलिज्म को बीच में नहीं लाना, बल्कि हमें कोऑपरेशन के साथ चलना है। जो टॉप लेवल और जो सॉफ्ट लेवल, यानी कि जो टॉप लेवल के लोग हैं और जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो वर्कर हैं, इन सभी के बीच हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, हमें कोऑपरेशन चाहिए। और इसके साथ ही साथ और मैनेजर वर्कर की बातों को इग्नोर ना करें, उनके सजेशन को अडॉप्ट करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है वो अच्छे से हो सके और वर्कर भी खुश रहें कि हमारा जो आइडिया था, हमारा जो ओपिनियन था वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच पा रहा है और हमारी मेहनत से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आगे बढ़ रहा है।
इससे वो दोनों मैनेजमेंट और वर्कर ये दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे, और अगर दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रगति की राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थर्ड प्रिंसिपल हो गया। अब फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्सन को जब किसी पार्टिकुलर वर्क के लिए अपॉइंट किया जाता है तो वो स्पेशली उसके लिए एकदम स्किल्ड रहना चाहिए, यानी कि उस वर्कर को, वो जिस भी एम्प्लॉयज़ हैं, उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये काम तो मेरे लिए ही बना, और वो उसके में स्पेशलाइज्ड हो जाए, उस काम को 100% इफ़िशियंसी के साथ करे ताकि प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सके और अपने फुल्ली पोटेंशियल, यानी कि जितना मेहनत हो उस काम को करने में कर सकता है, वो अपना 100% दे पाए, अपना बेस्ट दे पाए। तो ये टोटल 4 प्रिंसिपल थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इन सभी पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध क्या था, आपने अच्छे से पढ़ लिया। 1856 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने मिडवेल स्टील वर्क में अपना काम किया था, जहाँ पे ये 1884 में एक मुख्य अभियंता के पद पर पहुंच चुके थे। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को विकसित किया, इसीलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है ये जानने की कला है कि आप अपने कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हैं तथा कैसे कार्यों को सबसे उत्तम और सबसे कम लागत पर आप कर सकते हैं। और अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना और जो पौराणिक विचारधारा था उसे छोड़कर मॉडर्न यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है वैज्ञानिक प्रबंध। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल को देखेंगे, इसके सिद्धांत को देखेंगे, तो इसके टोटल 4 प्रिंसिपल थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था विज्ञान ना कि अंगूठा टिक शासन, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो साइंस है ना कि कोई थंब रूल है। फिर सेकेंड है सहयोग ना कि टकराव। तो अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक को पढ़ने वाले हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट की सबसे पहली टेक्निक जिसे हम यूज करते हैं वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये प्लानिंग और प्रोडक्शन इन दोनों को अलग अलग कर देता है, यानी कि प्लानिंग इंचार्ज अलग होता है और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग होता है। ये काम कौन करता है? ये काम करता है फंक्शनल फोरमैनशिप। और फंक्शनल फोरमैनशिप क्या करता है, ये बहुत ही एक तरह से आप कह लो जो अनुभवी होते हैं, जो सबसे स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो सबसे प्रोफेशनल होते हैं, इस तरह के टोटल 8 बॉडी रहते हैं। और वे क्या करते हैं, जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये 8 में से 4 को डाल देते हैं प्लानिंग इंचार्ज में और 4 को डाल देते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में। और जो प्लानिंग इंचार्ज में जो 4 पर्सन जाते हैं वे चारों कहलाते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। इनका क्या काम है ये हम बताने वाले हैं, ये वर्कर को गाइड करते हैं। और बाकी के 4 जो प्रोडक्शन इंचार्ज में जाते हैं वो कहलाते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो अब हम ये देखते हैं प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, इन दोनों में जिन स्पेशलाइज्ड बॉडी को डाला जाता है इनका क्या काम है। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर टोटल 4 हेड आते हैं। सबसे पहला हेड है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम है कि प्रोडक्शन का जो हिस्सा है, जो प्रोडक्शन में जो जो कार्य होने वाला है, ये किस सीक्वेंस में होना चाहिए, इनके सीक्वेंस में करना चाहिए, इन सारे काम का निर्धारण कौन करता है? इन सारे काम का निर्धारण करता है रूट क्लर्क, ठीक है। फिर सेकेंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, ये क्या करता है, वर्कर को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है कि आपको किस तरह से कार्य को करना है, ठीक है। ये इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कौन? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। फिर थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो ये क्या करता है, जो भी कोई जॉब है, कोई पार्टिकुलर जॉब को करने में कितना टाइम लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है, तो ये कॉस्ट शीट को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ये काम किसका है? ये काम है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। फिर फोर्थ है सॉफ्ट डिसिप्लिनेरियन। तो ये इंश्योर करता है कि जितने भी वर्कर उस पार्टिकुलर जॉब को कर रहे हैं उनके बीच रूल बना रहे, रेगुलेशन बना रहे और साथ ही साथ उन सभी के बीच डिसिप्लिन बना रहे ताकि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये सारे प्लानिंग के हिस्से हैं और ये सारे जो चारों हेड थे इनका काम को मैंने आपको बता दिया। अब जो बाकी के 4 हेड थे जो आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, इनका क्या काम है? पहले तो हो गए गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी टूल्स और जितने भी मशीन्स हैं उन सभी को काम के लिए तैयार रखें ताकि किसी भी टाइप की रुकावट ना हो काम में। फिर सेकंड है स्पीड बॉस। नाम से ही पता चल रहा है स्पीड बॉस का ये काम है कि कोई भी काम वो एक्यूरेट टाइम पे, सही टाइम पे, टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी का जवाबदेही किसके पास है? इन सभी की जवाबदेही है स्पीड बॉस के पास। फिर थर्ड है रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस का क्या काम है? तो रिपेयर बॉस यानी कि इनको ये देखना रहता है कि जो भी
मशीन्स है, जो भी टूल्स हैं, वो सारे वर्किंग कंडीशन में है ना, वो सारे ख़राब तो नहीं हो गए। ये सारी चीज़ इंश्योर करना किनका काम है? इंश्योर करने का काम है रिपेयर बॉस का। फिर सबसे लास्ट में जो कि प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आते हैं, वो है इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर का क्या काम है? इंस्पेक्टर का काम है क्वालिटी की जांच करना, क्वालिटी के गुणांक को देखना कि वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है। ये सारा काम किनका रहता है? ये काम रहता है इंस्पेक्टर का। तो इस तरह से हमने प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, इन दोनों के अंदर जो 4 हेड आते थे, इन सभी के बारे में हमने देख लिया। एग्जाम में आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे आप लोग अच्छे से याद कर लो, अच्छे से नोट कर लो। अब सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटी है, उन सभी के लिए एक मानक तय करना। जैसे अगर कोई टूल है तो वो किस वेट का होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, इन सभी का एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय करना कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन। और इसके साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन का अर्थ ये हुआ कि जितने भी सुपरफ्लुअस एक्टिविटी है, जितने भी अनावश्यक विविधताओं के कार्य हैं, उन सभी को एलिमिनेट करना, क्योंकि उनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम उसे एलिमिनेट करेंगे तो हमारा लेबर का कॉस्ट, हमारे मशीन का कॉस्ट, साथ ही साथ हमारे टूल्स का कॉस्ट कम लगेगा। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना, फिर उन सभी को एलिमिनेट करना, ये कहलाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। और जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये क्या करता है? ये इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें करने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी टूल्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा कॉस्ट भी कम लगता है, और कॉस्ट कम लगता है तो हमारा जो टर्नओवर है वो अनडाउटली बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या होता है? मेथड स्टडी का मेन एम ये रहता है कि किसी भी काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है, जिससे हम अपनी बेस्ट इफ़िशियंसी हासिल कर सकते हैं, वो कहलाता है मेथड स्टडी। ताकि हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो मशीनरी है, और हमारा जो मैन पावर है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, वो सारा चीज़ अच्छा से यूज हो सके, 100% इफ़िशियंसी के साथ यूज कर सके। ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं ताकि हम किसी भी काम को एक बेस्ट मेथड से कर सकें। ये कहलाता है हमारा मेथड स्टडी, जो कि थर्ड टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। फिर फोर्थ टेक्निक है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब ये हुआ है जितने भी अनवांटेड मोशन हो रहे हैं, जो हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वर्कर इधर से उधर घूम रहे हैं, जो भी इल डायरेक्टेड मैनर के जो मोशन हो रहे हैं, उन सभी को एलिमिनेट करना, उन सभी को हटाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोशन स्टडी। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 5 है, यानी कि फिफ्थ टेक्निक है टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें कितने टाइम उसके लिए डिवोट करने पड़ेंगे। इन सभी को एनालिसिस करना हमारा कहलाता है टाइम स्टडी, ताकि हमें ये पता चल सके कि किसी भी वर्कर का एफिशिएंसी कितना है, कोई वर्कर उस काम को कितने देर में कर रहा है और कोई दूसरा वर्कर उस काम को कितने देर में कर रहा है, ये सारी चीज़ें। अब 6 टेक्निक है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या होता है? किसी भी काम को करने के बाद कितने देर का किसी इंसान को रेस्ट चाहिए, ताकि वापस से वो अपने 100% एफिशिएंसी के साथ काम को करना स्टार्ट कर दे, यानी कि वो फिर से रिफ्रेश हो जाए। उन सभी रेस्ट के इंटरवल को डिटरमाइन करना कहलाता है फैटिग स्टडी, और ये है 6th टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। वही अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, जो कि है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वर्कर अच्छे काम कर रहा है तो उसे हम सामान्य से ज़्यादा पैसे देंगे, लेकिन अगर कोई वर्कर कम काम कर रहा है तो उसे हम एज ए जनरल जैसे पैसे देते हैं उसे कम पैसे देंगे, ताकि वो जो वर्कर काम ज़्यादा कर रहा है वो और मोटिवेट हो कि मुझे और ज़्यादा काम करना है, मुझे और इंसेंटिव हासिल करना है। लेकिन जो वर्कर को कम पैसे मिले वो और इसे देखकर थोड़े मोटिवेट होने की कोशिश करे कि अब मुझे और काम करना है ताकि मुझे भी इंसेंटिव मिल सके। ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और अगर हम इसके किसी एग्जाम्पल को देखें तो मान के चलो स्टैंडर्ड टास्क है आपको 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना, और अगर आपने 10 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो आपको 50 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 10 से कम यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आपको 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर वर्कर ए जो कि टोटल 11 यूनिट को प्रोड्यूस करता है तो उसे हम 11 × 50 पर यूनिट, यानी कि उसे 550 रुपये देंगे। वही अगर कोई दूसरा वर्कर है, वर्कर बी, उसने सिर्फ 9 यूनिट को प्रोड्यूस किया, यानी कि 2 यूनिट कम प्रोड्यूस किया, तो उसे हम कितने पैसे देंगे? उससे हम देंगे 9 × 40, क्योंकि 10 से कम यूनिट की प्रोडक्शन करने वाले वर्कर को हम दे रहे थे 40 रुपीज़, तो इस तरह से उससे हम देंगे टोटल 360 रुपये। तो इस केस में जो हमारा वर्कर ए था वो और मोटिवेट होगा और वो और चाहेगा कि मैं और ज़्यादा काम करूं, बिकॉज बस 2 यूनिट ज़्यादा प्रोडक्ट करने से, ज़्यादा प्रोड्यूस करने से उसे टोटल 190 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है।
तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वर्कर को मोटिवेट करती है कि वो और प्रोडक्शन कर सके, और अगर वो और मोटिवेट होंगे कि मुझे और काम करना है, तो ऐसे में अनडाउटली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेनिफिट होगा और वो अपनी नई नई ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंचेगा। ठीक है, तो अब हमने इसके टोटल 8 नहीं बल्कि 7 साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर को देख लिया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लास्ट टेक्निक को देखने से पहले अब हम हेनरी फयोल और फ्रेडरिक विस्लो टेलर इन दोनों के प्रिंसिपल के बीच के डिफरेंस को देखने वाले हैं, और इसलिए देखने वाले हैं बिकॉज एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन में इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हमेशा से पूछा ही जाता है। तो हम इसे भी कंप्लीट देख लेंगे, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं कि हेनरी फयोल ने किस मैनेजमेंट को सुधारने पर जोर दिया। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पता हो। तो अब हम ये देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस जो कि रिसर्च के बेसिस पे है वो ये है कि जो फयोल थे उन्होंने ऐसी थ्योरी को डेवलप किया जिससे मैनेजमेंट के प्रोसेस को सुधारा जाए, यानी कि मैनेजर जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उन्हें किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, इसकी थ्योरी दी थी हेनरी फयोल ने। वही अगर हम टेलर की बात करें, फ्रेडरिक विस्लो टेलर की बात करें, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया था, इन्होंने ये कहा कि आपको किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच निकालना चाहिए और उस साइंटिफिक तरीके से ही आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये कहा था फ्रेडरिक विस्लो टेलर ने, यानी कि FW टेलर ने। अब अगर नेक्स्ट डिफरेंस को देखें जो कि कंसर्न के बेसिस पे, तो इनका जो ओवरऑल प्रिंसिपल जो इन्होंने सेट किया था वो मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए किया था। किसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए? मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी को, यानी कि मैनेजर को अच्छे डिसीजन लेने के लिए इन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था। वही अगर हम बात करें टेलर के प्रिंसिपल की, तो इन्होंने वर्कर की इफ़िशियंसी को बढ़ाने पर जोर दिया था, यानी कि वर्कर की इफ़िशियंसी को किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर जोर दिया। जैसे कि मैंने आपको ही पढ़ाया था टाइम स्टडी, मेथड स्टडी और फैटिग स्टडी। तो ये सारे किस लिए हमने पढ़े? क्योंकि हमें वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाना था, कितना उन्हें रेस्ट चाहिए, कितना उन्हें टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पढ़े थे। फिर अगर लेवल के बेसिस पे देखें तो हेनरी फयोल, जिनका मेन मोटो मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी को बढ़ाना था, इसलिए इन्होंने अपने प्रिंसिपल को इस तरह से डिज़ाइन किया ताकि वो टॉप लेवल को अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने का मौका दे। यानी कि इन्होंने अपने प्रिंसिपल को टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लिए क्रिएट किया था, डिज़ाइन किया था। लेकिन अगर हम बात करें टेलर की, तो टेलर, क्योंकि इनका मेन मोटो वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाना था, इसलिए इन्होंने अपने प्रिंसिपल को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो, उनके लिए ये उपयोगी साबित हो। ठीक है, ये हो गया थर्ड डिफरेंस। अब अगर फोर्थ को देखें तो जो हमारे हेनरी फयोल थे, इनका मेन फोकस था कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पूरा जो प्रबंध है उसे हमें अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि इनका मेन मोटो था टॉप लेवल पे, यानी कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने पर। तो इन्होंने कहा था कि हमें ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना है, और इसलिए इन्होंने इस प्रिंसिपल्स को दिया था, टोटल 14 प्रिंसिपल को दिया था। लेकिन अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसे टेलर ने दिया था, तो क्योंकि इनका मेन काम था वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाना, इसलिए इन्होंने काम को सिंप्लीफाई कर दिया वर्कर के लिए, और उनकी इस तरह से काम को सिंप्लीफाई करके, काम को और आसान करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया। इन्होंने जोर दिया प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर, जबकि इन्होंने जोर दिया, हेनरी फयोल ने जोर दिया एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रबंध को और अच्छा करने में। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 को देखें जो कि पर्सनैलिटी है। तो हेनरी फयोल की पहचान फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के रूप में है। ठीक है, हेनरी फयोल की पहचान। वही अगर हम बात करें टेलर की, तो टेलर की पहचान फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में है। अब अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे देखें, तो हमारे जो हेनरी फयोल थे, इन्होंने 14 प्रिंसिपल को इसलिए दिया, उसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि जो हमारे मैनेजर हैं उन्हें एक डायरेक्शन मिले कि आपको किस तरह से सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको इस डिसीजन को लेना है। तो इन्होंने अपने मैनेजर्स को एक सिस्टमेटिक थ्योरी प्रोवाइड करने के लिए इस प्रिंसिपल को दिया। ये इनका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है। वही अगर हम बात करें टेलर की, तो टेलर ने ये कहा कि आपको किसी भी काम को करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करना चाहिए, और उसी से आपकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। यानी कि ही प्रोवाइडेड अ बेसिस ऑन accomplishment on production line with the help of scientific technique and management। आपको प्रोडक्शन तभी बढ़ सकती है, आपकी प्रोडक्शन, अगर आप साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करोगे, जो कि था टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बेसिस देखें तो वो है ह्यूमन एलिमेंट। तो अगर आप इसके प्रिंसिपल को देखोगे, अगर आप हेनरी फयोल के प्रिंसिपल को देखोगे, जैसे इक्वलिटी, जहाँ पे आपको ये बताया गया कि आपको किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट में, वर्किंग एनवायरनमेंट में। वही नेक्स्ट था इनिशिएटिव, फेयर रेम्यूनरेशन, यानी कि वर्कर को इतनी पैसे मिलने चाहिए ताकि वो
हमेशा मोटिवेट रहे काम और अच्छे तरीके से करने के लिए। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो हेनरी फयोल थे, इन्होंने ये कहा कि आपको ह्यूमन के एलिमेंट पे, ह्यूमन फैक्टर पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन इंसान का किस तरह का नेचर है और उस अकॉर्डिंग आपको अपने प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। लेकिन अगर हम देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक टेक्निक को, तो इन्होंने ओवरऑल एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि आपको इसी मानक के अकॉर्डिंग काम करना है। इन्होंने टाइम स्टडी किया और इन्होंने ये कहा कि आपको इतने टाइम के अंदर काम कर लेना है। इन्होंने मेथड स्टडी किया और इन्होंने ये कहा कि आपको इस मेथड से इस काम को करना है और इतने टाइम में करना है। तो इस तरह से इन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को एक तरह से इग्नोर कर दिया। ठीक है, किन्होंने किया इग्नोर? टेलर ने। और किन्होंने इसे अपने प्रिंसिपल में रखा, साथ में किसने रखा हेनरी फयोल ने। फिर अगर नेक्स्ट डिफरेंस को देखें जो कि है रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे, तो जो हमारे हेनरी फयोल थे, इनका प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल थे 14 प्रिंसिपल, सभी प्रिंसिपल इनके फ्लेक्सिबल थे, यानी कि एज पर सिचुएशन हम उसे मॉडिफाई कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक को जिन्होंने दिया था, यानी कि टेलर के जितने भी प्रिंसिपल थे, जितने भी टेक्निक थे, वे सारे फ्लेक्सिबल नहीं थे, वो फिक्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही काम होने थे। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 8। अब अगर हम पॉइंट नंबर 9 को देखेंगे तो पॉइंट नंबर 9 है एप्लीकेबिलिटी। तो हेनरी फयोल के प्रिंसिपल को हम किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी को बढ़ाने पर जोर दिया। तो हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तो करना ही होता है, और अगर हम उस 14 प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे तरीके से कार्य करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हेनरी फयोल थे, उन्होंने उनकी प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन से जुड़ा हो या ना हो। लेकिन अगर हम टेलर के प्रिंसिपल को देखेंगे, इनकी टेक्निक को देखेंगे, तो आपने देखा होगा फंक्शनल फॉर्मेनशिप में इन्होंने 2 प्लान में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। जहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज में इन्होंने 4 हेड को रखा और प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 हेड को। यानी कि इनकी टेक्निक तभी अप्लाई होगी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन से जुड़ा हो, यानी कि हिज प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज आर एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक सिचुएशन। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पर ही हम इनके टेक्निक को यूज कर सकते हैं। किनके टेक्निक को यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन पर? टेलर की टेक्निक को। और किनकी टेक्निक को, किनकी प्रिंसिपल को हम किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं? हेनरी फयोल के प्रिंसिपल को। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 9। हालांकि आपको इनके डिफरेंस को इतना भी नहीं लिखना, आप 6 पॉइंट में आंसर करोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। तो हमारे जो हेनरी फयोल थे, आपने देखा होगा इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को दिया था, और इन्होंने ये कहा कि एक सब ऑर्डिनेट को कोई एक ही सुपीरियर गाइड करने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे टेलर के टेक्निक को, इनके प्रिंसिपल को, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि इन्होंने ये कहा था कि प्लानिंग इंचार्ज में 4 हेड होने चाहिए और उन सभी का अलग अलग काम होगा और वे सारे किसी एक सबऑर्डिनेट को गाइड करेंगे। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस को, और हमने ये भी देखा कि इन दोनों के प्रिंसिपल के बीच थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इनकी कंप्लीट डिफरेंस को अब हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की लास्ट टेक्निक को, जो कि है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो अब हम देखने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की लास्ट टेक्निक को, जो कि है मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी कि मानसिक क्रांति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है और जो मैनेजर है, इन दोनों के बीच हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। इनकी मेंटलिटी और इनकी पर्सनालिटी या एटीट्यूड जो भी कह लो, ये कम्प्लीटली पॉजिटिव होना चाहिए, और ये एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से काम करें, कोऑपरेशन की भावना से काम करें, ना कि इन दोनों के बीच कंपटीशन होना चाहिए। इन दोनों के बीच किसी भी टाइप का मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, और ये कभी भी आपस में कंपटीशन की भावना से यानी कि ईर्ष्या की भावना से काम ना करें। अगर ऐसा होगा तो कोई भी वर्कर अपना 100% नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट मेंटल रिवॉल्यूशन को लाने में सक्सेसफुल हुआ, तो जितने भी वर्कर हैं वे सारे 100% इफ़िशियंसी के साथ काम करेंगे और पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को करने पर फोकस करेंगे। ये कभी भी अपनी प्रॉफिट के शेयर के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। कभी भी अपने मैनेजमेंट से इनकी कोई बकझक नहीं होगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने में सफलता जल्द से जल्द हासिल कर सकता है, क्योंकि तब इनका पूरा फोकस अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर होगा। तो ये सारे थे टोटल 8 साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर। तो अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से इन 8 टेक्निक को याद कर सकते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, आप सभी को पता होगा, उनको 6 मारने की टेक्निक पता है। वो हेलीकॉप्टर शॉट से किसी बॉल को 6 मार सकते हैं। ये उनको टेक्निक पता है कि किस तरह से 6 मारा जा सकता है, लेकिन उन्हें चौका मारना नहीं आता। ठीक है, मान के चलो उन्हें चौका मारना नहीं आता, तो क्राउड बार बार चीयर कर रहा है 4 मोर 4 मोर, उनसे चौके की मांग कर रहा है कि आप चौका मारो। तो 2 बार क्राउड चिल्लाया 4 मोर 4 मोर,
तो धोनी ने क्या किया, धोनी ने भी लगातार 2 बॉल पे कंसेक्यूटिव बॉल पे 2 चौके मारे, यानी कि 2 बार 4 मोर क्राउड चिल्लाया। और उसी के अकॉर्डिंग जो MSD के जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, इन्होंने भी लगातार 2 चौके मारे। तो यहाँ से हमने एक ट्रिक निकाला। ट्रिक क्या था, MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी से हमने 3 वर्ड निकाला MSD। फिर क्राउड ने चीयर करा 4 मोर, तो 4 मोर 2 बार उन्होंने चिल्लाया। इस तरह से हम 4 मोर से 2 वर्ड निकालेंगे, F और M, और फिर एक और 4 मोर से हम निकालेंगे F और M, यानी कि F और M 2 बार यूज होगा। फिर 2 टाइम धोनी ने 2 चौका मारा, यानी कि यहाँ से हम T निकालेंगे 2 टाइम, यानी कि T। तो हमारा जो वर्ड था वो कौन कौन सा बना, सबसे पहले MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, फिर इसके बाद FM यानी कि 4 मोर, और एक और FM यानी कि 4 मोर, और फिर लास्ट में T यानी कि 2 टाइम्स। तो अब हम ये देखते हैं कि MSD से क्या बना। देखो M का मतलब ये हुआ, M का मतलब हुआ मेंटल रिवॉल्यूशन। M का मतलब क्या हुआ, M का मतलब हुआ मेंटल रिवॉल्यूशन। फिर S का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, ये मतलब हुआ S का। अब D का मतलब क्या हुआ, D का मतलब हुआ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब F का क्या मतलब हुआ, F का मतलब हुआ फंक्शनल फोमैनशिप। फिर M का क्या मतलब हुआ, M का मतलब हुआ मेथड स्टडी। फिर एक और F का क्या मतलब हुआ, F का मतलब हुआ फैटिक स्टडी। एक और M का क्या मतलब हुआ, एक और M का मतलब हुआ मोशन स्टडी। और सबसे लास्ट में T का क्या मतलब हुआ, T का मतलब हुआ टाइम स्टडी। यानी कि MSD 4 मोर 2 टाइम्स। हमने इसे इस तरह से याद कर लिया, MSD FM T। तो अब आपको इन टेक्निक को अच्छे से याद कर लेना है। मैंने आपको बता दिया ट्रिक। अब इस ट्रिक को आप 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लो और अपनी ट्रिकी कॉपी में नोट कर लो, फिर आप इसे कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, ये सारे टेक्निक ऑलरेडी मैंने यूज कर रखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस नोट्स को नोट कर सकते हो। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन कौन सी तकनीकें हैं, सबसे पहली तकनीक है क्रियात्मक फोमेनशिप, जहाँ पे टोटल 8 विशेषज्ञ रहते हैं, जिन्हें नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी, इन दोनों में 4-4 को रखा जाता है। अब नियोजन विभाग में कौन कौन से आते हैं, नियोजन विभाग में आते हैं निर्देश कार्य क्लर्क, मार्ग क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क और अनुशासक। अब इनका क्या काम है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर ही दिया, वहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज़ किया है, तो वहाँ पे आपकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप इंग्लिश वाले के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। उसी तरह से उत्पादन विभाग में गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक होते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है जो हमारा टेक्निक है वो है कार्य का मानकीकरण एवं सरलीकरण। तो ये इस बात पर जोर देता है कि हम जो भी कार्य करें तो टूल्स मशीन्स वगैरह एक मानक के अनुसार रहें, उनका किस तरह का उनका आकार होगा, कैसा उनका प्रकार होगा, कैसा उनका माप होगा, इन सारी चीज़ों पे हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना रहता है, एक मानक सेट करना रहता है। हम मानक सेट कर लेते हैं तो जो जितने भी संसाधन यूज हो रहे हैं उन सभी को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, उन सभी की बर्बादी कम हो जाती है और कार्य की जो गुणवत्ता होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कार्य का मानकीकरण एवं सरलीकरण। फिर नेक्स्ट है विधि अध्ययन। विधि अध्ययन ये करता है कि हमें कौन सी विधि से किसी काम को करना चाहिए जिससे हमें अच्छी एफिशिएंसी हासिल हो सके, ये कहलाता है विधि अध्ययन। फिर हमने देखा गति अध्ययन, और इसके बाद हमने देखा समय अध्ययन यानी कि टाइम स्टडी। फिर इसके बाद हमने देखा थकन अध्ययन यानी कि हमें कितना रेस्ट करना चाहिए किसी काम को कंप्लीट करने के बाद, ताकि हम फिर से सेम स्टेमिना के साथ काम कर सके। फिर इसके बाद हमने विविधात्मक कार्य मजदूर प्रणाली को देखा यानी कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और इसके बाद सबसे लास्ट में हमने देखा था टेलर और फयोल, इन दोनों के योगदान को और इनके योगदान को हमने कंपेयर करा था। सारे कंपेयर जो मैंने किए थे वो सारे यहाँ पे लिए हुए, आप इन सभी को नोट कर लो। इन सभी को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप वो वाली इंग्लिश में जो मैंने एक्सप्लेन किया था तो आप 5 मिनट पहले की वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर की कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लिया। अब ऐसा कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनता जो आप एग्जाम में सॉल्व ना कर पाओ, बिकॉज इस वीडियो में हमने कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लिया। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने हर एक पॉइंट, चाहे वो नेचर हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, या वो इंपॉर्टेंस हो, या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक हो, या वो फॉयल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो, हर एक को हमने ट्रिक के साथ पढ़ा और इतने अच्छे से पढ़ा कि उसे आप अब लाइफ में कभी भी भूल नहीं सकते। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप ये कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए पीस आउट।